आज 23 मार्च है और आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, यानी कि इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था। तो आज इन तीनों यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि है। तो ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे वीर पुत्रों को हमारा शत शत नमन। और ये देश, ये मिट्टी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है कि इस मिट्टी में, इस देश में ऐसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने देश को इतने कम उम्र में गौरवान्वित किया। तो आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के फांसी को लेकर। यहां पर एक सवाल उठता है गांधी जी पर, एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है गांधी जी पर कि क्यों गांधी जी ने भगत सिंह के फांसी को नहीं रुकवाया, या फिर बात कुछ और है। क्या गांधी जी ने कोई प्रयत्न किया था इनकी फांसी को रुकवाने का, या फिर किसी भी तरह का कोई प्रयास किया ही नहीं गया था। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर गांधी जी पर उठता है। तो हम आज गांधी जी के पक्ष को भी सुनेंगे, देखेंगे और भगत सिंह के भी पक्ष को समझेंगे कि वो क्या चाहते थे। तो आप मूलतः यह कह सकते हैं कि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। और जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो ध्यान रखें कि बहुत ही संजीदगी के साथ इसे पलटने की जरूरत है, क्योंकि अगर जरा सी भी हेर फेर हुई इसमें तो हम इतिहास को उलट पुलट कर रख देते हैं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया कि लोग कहीं पर भी फेसबुक पर कोई पोस्ट देख लेते हैं तो उससे इतिहास निकाल लेते हैं। आजकल के फिल्म डायरेक्टर्स जो है वो इतिहास बता रहे हैं, या फिर आप यूं कहें कि व्हाट्सएप पे, इधर उधर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर से लोग इतिहास देख रहे हैं। नहीं, आप जब भी इतिहास देखें तो एक ऐसा सोर्स पढ़े, एक ऑथेंटिक सोर्स को देखें, ताकि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो यहाँ पर मैं ये भी दावा नहीं करूंगी, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैंने जो आपको यहाँ बताया अब उसको ही मान ले। मैं आपको अपने सोर्सेज का हवाला दूंगी और मैं बताऊंगी कि मैं इन सोर्सेज से आपको ये बातें कोट कर रही हूँ, और आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आप जाकर उसको चेक करना और देखना कि क्या मेरे बताए गए सोर्सेज जो मैंने यहाँ बताए हैं वो सही है या फिर गलत है। तो निर्णय आखिरकार आपके ही हाथों में होगा कि आप इससे कितने संतुष्ट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस विवाद को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें भगत सिंह की फांसी की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक फैक्ट जो निकल कर आता है, और इस फैक्ट में भी कई छेड़छाड़ हुए हैं, आपको बता दिया जाए कि 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कब? 7 अक्टूबर। और इस डेट में भी छेड़छाड़ हुई है। कई बार कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि 14 फरवरी डेट मिलता है कि इस दिन इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये गलत है बिल्कुल। आप जाकर इतिहास में पढ़ेंगे, ऑथेंटिक सोर्सेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगी बात कि 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, और ये कहा गया था कि 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी जाएगी। तो यहाँ पर 2 डेट आपने देखा, 7 अक्टूबर और 24 मार्च। बशर्ते हम ये जानते हैं कि 24 मार्च को उन्हें फांसी ना देकर फांसी कब दी गई? आज ही के दिन, यानी 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो आखिर इसका क्या इतिहास है, हम इस पूरे इतिहास को आज खंगालते हैं। तो चलिए हम 1930 के दौर में चलते हैं। पहले हम जान लें कि उस समय 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। और आपको पता ही है कि ये आंदोलन कौन चला रहे थे? तो गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। इसी आंदोलन के दौरान क्या होता है कि गांधी जी और कुछ बड़े लीडर जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और फिर इनकी रिहाई होती है 9 जनवरी 1931 को। तो इस रिहाई के बाद यहाँ पर एक पैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और ये पैक्ट कब होता है? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप जान लें कि गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इस डेट को याद रखेंगे, ठीक है? तो 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन पैक्ट। इरविन कौन? तो उस समय का वायसराय। तो यहाँ पर एक पैक्ट होता है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं गांधी जी पर कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवाया जानबूझकर, या जो भी कह लें। तो सबसे पहली बात कि गांधी जी यहाँ कोई सरकार नहीं थे। आपको भी पता था कि उस समय गांधी जी कितने सारे आंदोलन कर रहे थे। अगर गांधी जी सरकार होते, या फिर गांधी जी के कह देने पर, मात्र कह देने पर अगर उनकी फांसी रुक जाती तो खुद गांधी जी को इतने आंदोलन नहीं करने पड़ते। आपने भी पढ़ा होगा कि गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कितने आंदोलन किए।
अगर उन्हें कोई बात मनवानी होती थी तो उन्हें कितने तरीके से आंदोलन करना पड़ता था, तब जाकर उनकी एक आध बात को माना जाता था। तो वो खुद कोई सरकार नहीं थी कि वो यहाँ पे आसानी से किसी को कहते अंग्रेज को कि तुम फांसी रोक दो और फांसी रुक जाता। सबसे पहली बात, ये एक बात मैं रखती हूँ यहाँ पर। दूसरी बात, अगर हम भगत सिंह की करें तो अगर हम भगत सिंह के पक्ष को देखें यहाँ पर इन शॉर्ट, तो यहाँ पर भगत सिंह कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए अपील करे, और ना वो कभी खुद के लिए अपील करवाना चाहते थे कि वो कोई वकील को रख ले और अपील करे यहाँ पर कि हमारे फांसी को रोक दिया जाए। नहीं, वो बिल्कुल इस बात को नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी को रोका जाए। भगत सिंह एक बहुत ही निडर व्यक्ति थे, और इतिहास में शायद ऐसे निडर व्यक्ति फिर से दोबारा हमें देखने को मिले तो पता नहीं। तो ऐसे निडर व्यक्ति जो खुद की फांसी को नहीं रुकवाना चाहते थे और ना कोई अपील करना चाहते थे, और ना ही इन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी तरह का माफीनामा लिखा कि सरकार को कि तुम हमें माफ कर दो, अब आगे से कभी ऐसा हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी देखने और सुनने को नहीं मिला। तो स्वयं भगत सिंह जो है वो नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी को रोका जाए। और अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी अहिंसावादी थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि गांधी जी स्वयं कहते हैं, हम गांधी जी के बारे में कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट अहिंसावादी नहीं थे, क्योंकि उनका खुद का कथन है कि वो कहते हैं कि अगर कोई पागल व्यक्ति आकर किसी पर वार कर रहा है, बंदूक चला रहा है, तो मैं वहां पर अगर चुप होकर अपने अहिंसा का पाठ पढ़ाऊंगा या अपने अहिंसा का हवाला देकर ये कहूंगा कि नहीं, मैं उस पर वार नहीं करूंगा क्योंकि मैं अहिंसावादी हूं, तो मैं वहां पर कायर कहलाऊंगा। तो स्वयं गांधी जी भी कहते हैं कि अगर कोई पागल व्यक्ति आकर किसी पर वार कर रहा है तो मैं वहां अपने डंडे उठाकर उसको वहां पर मारूंगा या फिर उसको भगाऊंगा। तो यहाँ पर आप गांधी जी को भी एब्सोल्यूट अहिंसावादी यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दस्तावेजों की बात कर ले, सोर्सेस की बात कर ले, क्योंकि जिन सोर्सेस का हवाला देकर मैं आपको यहाँ पर साक्ष्य दिखाने वाली हूँ, फैक्ट्स दिखाने वाली हूँ, उन सोर्सेस का मैं हवाला दे दूँ। सबसे पहला सोर्स आप जान लीजिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसके होम डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको गांधी जी और भगत सिंह जी के बीच के जो मुद्दे हैं वो आपको इजीली वहां पर अवेलेबल होंगे। आप वहां पर जाकर इन मुद्दों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया पहला सोर्स मैं बता रही हूँ। दूसरा सोर्स मैं आपको बता दूं, खुद गांधी जी का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल है यहाँ पर। आपको बता दूं, जिसको भारत सरकार ने खुद पब्लिश किया था। ठीक है, और वो हैंड रिटन उनका है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। मैं फिर से बता दूं, दोहरा दूं, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जो कई सारे वॉल्यूम में आप अवेलेबल है, जिसमें आप वॉल्यूम नंबर 45 को पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो जाएगी कि आखिर क्या बात थी, कि क्या गांधी जी ने ऐसा कोई प्रयास किया था या फिर नहीं किया था। तीसरा सोर्स मैं आपको बता दूं, तीसरा हवाला मैं आपको दे दूं देसाई साहब का। महादेव देसाई की अगर हम बात करें, महादेव देसाई की आप डायरी देख सकते हैं। उनकी डायरी मैं बता दूं आपको कि जब गांधी इरविन पैक्ट चल रहा था तो गांधी जी की इरविन से जो भी वार्तालाप होते थे, जो भी बातें होती थी, वो फिर गांधी जी आकर देसाई साहब से, देसाई जी से वो डिस्कस करते थे, उस पर डिस्कशन होते थे, और फिर वहां पर महादेव देसाई अपनी डायरी में उन चीजों को लिखा करते थे। तो वहां से भी, उन सोर्सेस से भी आपको सच्चाई का पता लग सकता है। एक और सोर्स मैं आपको बता दूं, खुद इरविन का, जिस गांधी इरविन पैक्ट में हम जिस इरविन का नाम पढ़ते हैं, खुद इरविन की भी आप हैंड रिटन नोट्स को पढ़ सकते हैं, जो 1957 की राइटिंग है उनकी, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो ये मेरे दस्तावेज है, ये मेरे सोर्सेस है, जिसका हवाला देकर मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगी, आगे और भी चीजें आपको फैक्ट से अवगत कराऊंगी यहाँ पर। और सबसे पहला मैं आपको एक बात बता दूं कि गांधी जी पर जो आरोप लगता है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, तो आपको बता दूं कि उन्होंने एक बार नहीं, मैं अभी आपको फैक्ट भी बताऊंगी, उन्होंने एक बार नहीं, कई बार ये प्रयास किया कि किसी तरह इस फांसी को रुकवा दिया जाए। विद फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर हवाला दूंगी। और जितना प्रयास गांधी जी ने उस समय किया था, ना ही किसी और बड़े लीडर ने ये प्रयास किया, ना ही किसी बहुत बड़े संस्थान ने, आप किसी भी संस्थान को उठाकर देख ले, ना किसी बड़े संस्थान ने, ना किसी बड़े लीडर ने ये प्रयास किया। जो प्रयास गांधी जी ने स्वयं किया, वो भी एक बार नहीं, कई बार, मैं आपको अभी फैक्ट से अवगत कराती हूँ।
यहाँ पर मैंने अभी बताया कि गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार प्रयास किए कि इस फांसी को रोक दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की, गांधी इरविन समझौता की, जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। लेकिन आपको बता दें, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी समझौता, कोई भी पैक्ट जो है वो एक दिन में नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि दोनों मिले एक दिन और वो सारी बातें और वो पैक्ट, वो समझौता हो गया, नहीं। ये जो पैक्ट है गांधी इरविन पैक्ट, इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 17 फरवरी 1931 को। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे या आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि इस पैक्ट की शुरुआत हुई थी 17 फरवरी 1931 को। और 17 फरवरी 1931 को ये पैक्ट शुरू हुआ और जाकर खत्म कब होता है तो 5 मार्च 1931 की। यानी कि इस इतने लंबे दौर तक ये वार्ता उन दोनों के बीच में चली, ये पैक्ट, ये समझौता उन दोनों के बीच में हुआ। और आपको बता दूं, सबसे पहला प्रयास गांधी जी का कब हुआ था? 17 फरवरी को ये पैक्ट यानी कि ये समझौते की बात शुरू हुई गांधी और इरविन जी के बीच में। और ठीक 18 फरवरी यानी कि अगले दिन 18 फरवरी 1931 को गांधी जी ने पहला प्रयास किया और गांधी जी ने अपना पक्ष रखा इरविन के सामने और कहा कि आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी को रुकवा दीजिए और इनकी फांसी को उम्र कैद में बदल दीजिए। चूंकि हत्या का केस था और गांधी जी को भी पता था कि इकट्ठा अगर मैं एक बार में माफी, मतलब पूर्णतः माफी मांग लूं तो ये शायद मुश्किल होगा, तो वो थोड़ा छोटा छोटा स्टेप उठा रहे थे ताकि उनके लिए ये चीजें आसान हो, ताकि अगर कल को उम्र कैद में ये बदल जाए तो फिर वहां से उनको निकालना थोड़ा आसान होगा। तो खैर, गांधी जी ने पहला कदम उठाया 18 फरवरी 1931 को और इरविन के सामने ये बात रखा कि तुम इनके फांसी को रुकवा दीजिए और ये राष्ट्रीय आंदोलन के हित में होगा ये बात, और ये ब्रिटिशर्स के भी यानी कि ब्रिटिश के भी हित में ये बात होगा। यानी कि वो एक धमकी भरे अल्फाज में यहाँ पर इरविन के सामने इस बात को रख रहे थे कि ये आपके भी हित में होगा और राष्ट्रीय आंदोलन के भी हित में होगा कि आप इस फांसी को रुकवा दीजिए। लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनी। इरविन ने बात को टालते हुए बात को आगे कर दिया और कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे क्षेत्र से बाहर है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस फांसी को रुकवा दूं। बात यहाँ पर ये मैंने किया 18 फरवरी 1931 की। अब फिर अगला प्रयास गांधी जी करते हैं 5 मार्च 1931 को, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट समझौता का जो फाइनल डेट था, जिस दिन फाइनल ये समझौते की बात हो रही थी, उस दिन उन्होंने इस मुद्दे को फिर से इरविन के सामने रखा और फिर से एक अपील की कि आप इनके फांसी को रुकवा दें, ये राष्ट्रहित में होगा और आपके भी हित में होगा। लेकिन वहां पर भी इरविन ने इस बात को टाल दिया और कहा कि ये पावर मेरे पास नहीं है, ये अधिकार नहीं है मेरे पास कि मैं इस चीज पर कुछ कर पाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी कोई भी किसी भी तरह की सहायता नहीं कर सकता हूं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ये 5 मार्च को भी गांधी जी ने फिर प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर ये प्रयास भी उनका सफल नहीं हुआ। फिर 7 मार्च की बात करते हैं। फिर 7 मार्च 1931 को गांधी जी ने रामलीला मैदान में इस मुद्दे को फिर से उठाया कि इनके फांसी को रोक दिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी वो असफल हुए। आप उनके प्रयासों को देख रहे हैं कि एक दफा नहीं कई दफा वो प्रयास पर प्रयास वो करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रयास में भी वो असफल रहे। उसके बाद 19 मार्च 1931 को गांधी जी फिर से इरविन से मिलते हैं और ये जो इरविन से उनकी मुलाकात थी ये एक राजनीतिक मुलाकात थी और 19 मार्च 1931 को ये इरविन से मिलकर फिर से इस बात की अपील करते हैं और कहते हैं कि अगर आप राजनीतिक माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माहौल अच्छा बना रहे, तो आप इनकी फांसी को रुकवा दें, आपसे ये अपील है। उन्होंने फिर से 19 मार्च 1931 को ये अपील की, लेकिन ये अपील भी असफल रहा, यहाँ पर भी बात नहीं बनी। फिर 19 मार्च को असफल होने के बाद गांधी जी ने फिर से प्रयास किया, कब? 20 मार्च 1931 को, यानी कि 20 मार्च 1931 को गांधी जी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने फिर से यही अपील की कि आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी को रुकवा दें। ये अपील उन्होंने पुनः प्रयास किया 20 मार्च 1931 को, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। और ये चिट्ठी जो मैं आपको जिसका मैं हवाला दे रही हूँ, ये चिट्ठी है 2 पेज की, आप इसको देख सकते हैं। तो 2 पेज की चिट्ठी इन्होंने होम सेक्रेटरी को लिखा, जो यहाँ पर भी इनकी ये प्रयास जो है गांधी जी की ये असफल रही। लेकिन फिर भी ये नहीं रुके। फिर
23 मार्च को, जी हाँ, जिस दिन भगत सिंह को फांसी मिली, उन्होंने फिर से 23 मार्च 1931 को फिर से एक प्रयास किया, एक अंतिम प्रयास किया, और उन्होंने इरविन को चिट्ठी लिखी फिर से, और फिर से उन्होंने कहा कि आप चाहे तो इस चीज को रुकवा सकते हैं और ये देश हित में होगा, ये आपके हित में भी होगा। इन्होंने बहुत प्रयास किया और उस चिट्ठी में इरविन को लिखा, और ये चिट्ठी जो इरविन को लिखी गई थी वो 3 पेज की थी। तो 3 पेज की चिट्ठी जो इरविन को लिखी गई थी, और यहाँ पर भी गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किया कि इनकी फांसी को रुकवा दिया जाए, लेकिन ये प्रयास भी उनका असफल रहा। तो आपने देखा कि उनका जो प्रयास शुरू हुआ 18 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक उन्होंने प्रयास जारी रखा कि कहीं ना कहीं शायद उनके प्रयास सफल हो जाए, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगती है। तो गांधी जी का यहाँ पर सारा प्रयास जो है वो असफल रहता है, और गांधी जी इस फांसी को रुकवाने में असफल होते हैं, यानी कि वो इस फांसी को चाह कर भी नहीं रुकवा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो अलग अलग आरोप लगाते हैं, और फाइनली फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो खुशी खुशी इस फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। और फिर 26 मार्च 1931 को गांधी जी हरिजन में लिखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने उसमें लिखा कि इन तीनों शहीदों को उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, और फिर वो लिखते हैं कि मैंने इन तीनों को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा, जिसका मुझे बहुत ही खेद है, वो खेद हमेशा रहेगा। ऐसा गांधी जी हरिजन में लिखते हैं। 26 मार्च 1931 की मैं बात कर रही हूँ, आप जाकर वहां पर भी पढ़ सकते हैं। अब ये बात हो गई, ये तो मैंने एक पक्ष रखा गांधी जी का। अब हम बात करते हैं उस वीर पुत्र की, यानी कि शहीद आजम भगत सिंह की, कि उनका क्या मतलब वो क्या चाहते थे। क्या वो चाहते थे कि उनकी फांसी रोक दी जाए? क्योंकि जिस चीज को लेकर हम आज कंट्रोवर्सी करते हैं, जिस चीज को आज हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिनको लेकर, यानी कि भगत सिंह को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर गांधी जी पर लगता है, तो क्या उनका राय भी जानना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या भगत सिंह क्या चाहते थे, कैसा सोचते थे खुद की फांसी को लेकर? तो चलिए हम भगत सिंह के विचारों को भी जान लेते हैं कि वो क्या चाहते थे। तो देखिए, अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, ये आपको भी पता है। तो जब उनके पिता को इस बात की पता चली कि उन पर, यानी कि भगत सिंह पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया जा रहा है, तो उन्होंने वकील के माध्यम से, उनके पिता यानी भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने वकील के माध्यम से यहाँ पर अपील करवाया, और ये पक्ष रखा उन्होंने कि जब सॉन्डर्स की हत्या हुई तो भगत सिंह यहाँ पर थे ही नहीं। तो ये उनका अपील था, मतलब भगत सिंह के पिता का अपील था, ताकि वो अपने पुत्र को बचा सके। लेकिन जब ये बात भगत सिंह को पता चलती है तो वो बहुत आहत होते, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और फिर वो अक्टूबर 1930 में अपने पिता को पत्र लिखते हैं, और वो बहुत खफा होते हैं और बहुत कटु शब्द में वो अपने पिता को पत्र लिखते हैं। और उस पत्र में भगत सिंह कहते हैं कि आपने ऐसा प्रयास क्यों किया, मतलब वो बहुत ज्यादा नाराज होते, बहुत ज्यादा खफा भरे शब्दों में उन्होंने अपने पिता को कटु शब्द में लिखा और कहा कि आपने ऐसा प्रयास क्यों किया। और वो कहते हैं कि मेरा फांसी पर लटक जाना, मेरा फांसी पर झूल जाना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सही होगा, लेकिन अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं फिर किसी काम का नहीं रहूंगा, तो मेरा फांसी पर चढ़ जाना ही देश हित में होगा, और ये बिल्कुल सही है, आप इसको रोकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। तो ये थे, इतने निडर व्यक्ति थे जो खुशी खुशी भगत सिंह जो है वो फांसी पर चढ़ना चाहते थे। वो चाहते तो आराम से बच सकते थे, अपील करके, उनके पिता थे बाहर में, या और भी सोर्सेस के थ्रू वो खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने फांसी पर चढ़ना अपने देश के लिए एक कुर्बानी यहाँ पर हंसते हंसते दे दी। और ऐसे भगत सिंह के लिए जब हम लड़ते हैं कि उनकी फांसी को क्यों नहीं रुकवाया गया, तो ये कहीं ना कहीं भगत सिंह का अपमान ही हम करते हैं। वो वीर भगत सिंह जो फांसी से नहीं डरते थे, और शायद अगर वो बच जाते तो वो उनको बहुत आघात पहुंचती। उन्होंने जो देश के लिए किया, उनकी जो कुर्बानी थी, या उन्होंने जो प्रयत्न किए, कहीं ना कहीं उनके नजर में वो खुद को ही दोषी मानते। तो खैर ये अलग मुद्दा है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा ही, साथ ही उन्होंने अपने साथियों को भी चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में वो जिक्र करते हैं, और क्या कहते हैं इसको बड़ा गौर से सुनिएगा, और खास करके हमारे युवा इसे बड़ा गौर से समझिएगा कि वो लिखते हैं साथियों को कि अभी मेरी उम्र कम है,
मेरी उम्र अभी बहुत कम है और अभी मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा तो ये मेरे लिए सही होगा, क्योंकि अभी लोगों को मेरे अंदर की कमियों का नहीं पता, यानी मेरे अंदर भी बहुत खामियां होगी और वो खामियां लोगों को नहीं पता है, वो लोगों के सामने उजागर नहीं है। लेकिन अगर मैं बच गया, मैं जिंदा रह गया, तो कल को मेरे अंदर जो कमियां है वो लोगों के बीच उजागर हो जाएगी, मेरे अंदर जो खामियां है वो लोग जान जाएंगे। और जब वो कमियां जान जाएंगे तो फिर वो मेरी निंदा शिकायत करने लग जाएंगे, मेरे पर भी हो सकता है कुछ आरोप प्रत्यारोप लग जाए, और फिर मेरी ये जो छवि बनकर आई है ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। तो आप सोच रहे हैं कि एक यंग लड़का, इतने कम उम्र का लड़का कितनी बड़ी सोच रखता था। तो भगत सिंह जैसे यूथ होना बहुत बड़ी बात है, जो फांसी पर चढ़ना चाह रहे हैं। वो चाहकर भी, उनको चाहकर भी लोग बचाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी बचना नहीं चाह रहे, वो खुशी खुशी चढ़ना चाह रहे हैं, ताकि मेरा ये बलिदान जो है वो आजीवन याद रहे, मेरा जो ये बलिदान रहे वो जीवन भर मतलब वो बना रहे। और वो चाहते थे कि ऐसा हो ताकि हर घर से एक भगत सिंह निकले, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो बच जाएंगे, उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, तो शायद उनका ये किया जा रहा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए वो चाहते थे कि हर घर से एक भगत सिंह पैदा हो। और आपको एक और बात बता दूं, फरवरी 1931 में सुखदेव ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। और आपको बता दूं, ये जो सुखदेव जो पत्र लिख रहे हैं, ये पत्र सिर्फ व्यक्तिगत रूप से सुखदेव जी का नहीं है। यहाँ पर भगत सिंह सुखदेव जी के बीच वार्ता होती है, और सुखदेव जो बातें इस पत्र में लिख रहे हैं वो भगत सिंह की भी बातें उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर सुखदेव जी गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं, कब? फरवरी 1931 में। सारा कुछ आप जाकर देख सकते हैं। और फरवरी 1931 में ये पत्र लिखते हैं और कहते हैं गांधी जी से, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे निवेदन है गांधी जी कि आप इस फांसी को, इस सजा को ना रुकवाएं, इसे रुकवाने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक धोखा होगा। यानी कि अगर आप ऐसा प्रयत्न करते हैं तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक धोखा होगा, और इतना बड़ा धोखा हम अपने राष्ट्र, अपने देश को, अपनी मिट्टी को नहीं दे सकते हैं। ये सुखदेव जी और भगत सिंह, आप कह सकते हैं कि भगत सिंह का ये अपील था सुखदेव जी के थ्रू। तो इतना बड़ा त्याग भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, जिसको ये देश, ये मिट्टी कभी नहीं भुला सकती, वो अजर अमर थे, हैं और रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके आड़ में जो जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, देखिए आप, अब भगत सिंह की अगर हम बात करें तो अभी क्या हो गया है कि इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है कि लोग क्रांतिकारियों को भी अब अलग अलग रूप से देखते हैं, उनका भी बंटवारा कर दिया गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी में भी भगत सिंह का रूप दिखता है। गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, भगत सिंह का रूप कैसे दिखता है? तो जी हाँ, गांधी जी में भी भगत सिंह का रूप दिखता है। आपको बता दूं कि जब उन पर गोली चलाया गया, नाथूराम गोडसे जैसे कायर ने जब उन पर गोली चलाया, तो गांधी जी चाहते तो वहां पर भाग सकते थे, वो भीड़ में बच सकते थे या खुद के लिए सिक्योरिटी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 3 गोली अपने सीने पर निडर होकर खाई। और ये निडरता का रूप किसका है? भगत सिंह का। तो गांधी जी में भी हम भगत सिंह को देखते हैं। और भगत सिंह, शायद भगत सिंह को लेके बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन, उनको लगता होगा कि भगत सिंह मार धाड़ वाले व्यक्ति, नहीं, वो भी अहिंसा के पुजारी थे। और भगत सिंह में भी गांधी जी की एक छवि दिखती है। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने 100 दिन का अनशन किया था। वो चाहते तो तोड़ फोड़ मार धाड़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 100 दिन का अनशन, यानी कि यहाँ पर 1-2 दिन हम भूखे रहे तो हमारी हालत खराब हो जाती है, और भगत सिंह ने 100 दिन का अनशन किया था। ये बातें बहुत कम लोग को पता है। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह में गांधी जी दिखते हैं और गांधी में भगत सिंह का रूप दिखता है। तो कहीं से भी कोई अलग नहीं है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है। लेकिन इस बात को, इस चीज को देखने के लिए नजरिया चाहिए, क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि उस समय के आंदोलनकारी, उस समय के क्रांतिकारियों को हम बांट चुके हैं कि ये तुम्हारे हैं, ये मेरा है। भगत सिंह तुम्हारे हैं तो गांधी तुम्हारा है, और जो गांधी के पुजारी है वो भगत सिंह को नहीं पसंद करेंगे, भगत सिंह के पुजारी जो गांधी को नहीं पसंद करेंगे। तो इतिहास को इस तरह से खराब कर दिया गया है। तो आप इतिहास पढ़ें, समझें और संजीदगी के साथ पढ़ें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इतिहास अगर आप फिल्म वालों को देखकर, आप पॉलिटिकल लीडर्स को सुनकर और आप व्हाट्सएप और फेसबुक से ज्ञान लेंगे तो इतिहास कहीं ना कहीं आपको खराब तरीके से ही पेश किया जाएगा। आप इतिहास के पन्नों को, आप विद्वानों को सुने, विद्वानों को पढ़ें। और जैसा कि मैंने फिर से शुरू में कहा था, अभी भी कहती हूँ कि मैंने जो बताया आप उस पर यकीन ना करें, आप जाकर सोर्सेज को देखें, उसको टटोले और फिर जाकर ये फैसला लें कि क्या सचमुच गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया था।
गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, और गांधी जी ने जो प्रयास किया वो शायद उस समय किसी ने उतना प्रयास नहीं किया। ये एक सच्चाई है जिसको अलग बात है कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए तो उस पर लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इस धरती पर हमें वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान योद्धा मिले। आप इन्हें योद्धा कह सकते हैं, और इनसे हम कई सीख ले सकते हैं कि ये कितने बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना इस देश के लिए वो मर मिटे। तो ऐसे वीर शहीदों को फिर से शत शत नमन।